हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर अच्छे सर, आप कैसे? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। पहले शुरुआत करते हैं इसके बेसिक्स की कि ये हुआ क्या एक्चुअली में। जब जब लोगों ने व्यापार करना शुरू किया, बिजनेस करना शुरू किया आज से 100 साल पहले, ठीक है ना, और बिजनेस तो खैर हजारों सालों से चलता आ रहा है रोजी रोटी कमाने के लिए। तो एक ही पर्सन हुआ करता था, सुनना ध्यान से, एक ही पर्सन हुआ करता था जो बिजनेस करता था, जिसे हम प्रोपराइटर बोलते हैं। फिर उन्होंने सोचा यार ऐसे तो मैं बिजनेस बढ़ा नहीं पाऊंगा, मेरी एक दुकान है, मैं वहीं बैठा हूँ, मुझे अपनी ब्रांच खोलनी है ना, कन्याकुमारी में, मैं कश्मीर में हूँ, कश्मीर तू, मैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कैसे अपनी ब्रांच खोल लूं अपने बिजनेस को, है ना, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के पार कैसे पहुंचाऊं, राइट? ये सबसे बड़ी समस्या। अगर मैं कह दूं मेरा बेटा, भाई, बहन, चाचा, मामा कोई भी वहां पहुंच जाएगा, तो दूसरी समस्या क्या आई? पैसा। पैसे कहां से आएंगे? तो फिर लोगों ने एक कदम और बढ़ाया, लोगों ने थोड़ा स्टेप लिया, उन्होंने कहा कुछ लोग मिलकर बिजनेस कर लेते, क्योंकि मेरे पास तो पैसा लिमिटेड है, मैं अपने बेटे को भी दूसरी ब्रांच में भेज दूंगा, पैसा तो मेरी जेब से ही जाएगा, है कि नहीं बात? तो लोगों ने पार्टनरशिप शुरू करी। पार्टनरशिप शुरू हुई कि भैया मैं और तुम अनजान भी हो तो भी तुम और मैं बिल्कुल लीगल फॉर्म में पेपर बनाकर पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं, इतना हिस्सा तुम्हारा, इतना हिस्सा मेरा। पर पार्टनरशिप भी कितने लोग ले गए? 50। लेकिन मुझे और पैसों की जरूरत, 50 लोग लाख लाख रुपए लेके आ भी रहे हैं, तो 50 लाख इकट्ठे हुए, 1-1 करोड़ रुपए लेके भी आ रहे हैं। एक आम आदमी तुम्हारे मेरे जैसे 1 करोड़ बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करेगा, तो 50 कलोल हो गए, 50 कलोल। लेकिन मुझे तो 500 कलोल चाहिए। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिससे पूरी दुनिया मेरे पास पैसा इकट्ठा कर देगी, ठीक है ना, और मैं उस पैसे से बिजनेस करूंगा, राइट? और आपका पैसा सुरक्षित होगा और मैं उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट कमाऊंगा वो आपको दूंगा, राइट? तो फिर इस बात की, है ना, एक मुहिम उठी, राइट? एक चलन हुआ कि भाई ऐसा कैसे हो कि पैसा बहुत सारा इकट्ठा आ जाए और लोग मुझ पे भरोसा करें, है कि नहीं बात? मैं कह रहा हूं कि मुझे 1-1 करोड़ लोग, है ना, राइट, 1-1 रुपया भी दे दो तो भी मेरे पास 1 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वो 1-1 रुपया देने वाले लोग भी मुझे भरोसा कैसे करें कि हाँ भाई मैं उनका 1 रुपया लौटाऊंगा? और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ करोड़ों अरबों रुपए की, कि भैया कोई लोग मुझे 10 लाख रुपए दें, 1 लाख रुपए दें, तो मैं उनका पैसा सुरक्षित रखूंगा और उनको लौटाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। अनजान व्यक्ति, ठीक है, घर घर के लोग मिल रहे हैं, पार्टनरशिप में भी थोड़ी जानकारी, पर मैं एक्स, किसी भी दुनिया किसी भी एक्स पर्सन विदेश से पैसा भी लूं, तो फिर मैं उसको भरोसा कैसे दिलाऊं, ठीक है ना। तो इंग्लैंड वालों क्या होता था, इंग्लैंड में एक चलन था कि भैया चाय का, चाय पियो मस्त जियो। तो लोग चाय पे मिलते थे, जैसे है ना, कॉफी, टी, बर्गर, अरे तब तो बर्गर किंग नहीं था, तो लगा दी फोटो ना, पेप्सी, मतलब जो आपको चाहिए, है कि नहीं बात, राइट? फ्रेंच फ्राइज वगैरह सब मिलेगा। तो वो इसको पता क्या बोलते थे? वो इसको बोलते थे कि भैया जो भी बंदा हमारे यहाँ आएगा तो उसे लैटिन वर्ड्स में बोला जाता था कंपनीज, ठीक है ना, कंपनीज, राइट? यानी कि इसका मतलब वो लोग कहते थे कि भैया काम करो, सारे के सारे लोग आ जाओ, है ना, कम टुगेदर। और पनीज का मतलब होता था हैव अ ब्रेड। भैया उनके यहाँ रोटी तो बोलते नहीं थे, रोटी को वो लोग क्या बोलते हैं, है ना, ब्रेड ही बोलते हैं। तो अंग्रेजों ने बोला भैया कम टुगेदर, आओ चाय पे मिलेंगे शाम को, अकेलापन बहुत है हमारी जिंदगी में, ठीक है ना, शाम को दोस्त मिलेंगे, चाय पियो मस्जिद, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे और साथ में रोटी भी साथ में खाया करेंगे। तो रोटी को क्या बोलते हैं? ब्रेड बोलते हैं, ब्रेड, ठीक है। रेस्टोरेंट में देखो ना, मेन्यू कार्ड में ऑप्शन में ब्रेड्स, ओ हो तंदूरी ब्रेड्स, है कि नहीं बात? तो वही कम टुगेदर एंड हैव अ ब्रेड। अब लोगों ने, उन्हीं लोगों में से एक खतरनाक आदमी था, ठीक है ना, उसने बोला भाई हम ब्रेड खाने तो आ रहे हैं, ठीक है, ये आया निकल के यहाँ से, कौन ऐसे, है ना, मुंह बनाता हुआ दिख गया, हाँ, वो कह रहा है भैया हम चाय और ब्रेड तो खा रहे हैं, जैम लगा लगा के, पीनट बटर लगा लगा के, ठीक है, लेकिन भैया मेरा मेन मुद्दा ये है यहाँ आने का कि मैं यार बिजनेस बड़ा करना चाहता हूँ, ग्रो करना चाहता हूँ, पैसे की कमी है, मैन पावर की कमी नहीं है, मैन पावर तो मैं इकट्ठी कर लूंगा, मुद्दा पैसे का है, पैसे की कमी है, मेरे पास पैसे की शॉर्टेज है, तुम में से कितने लोग पैसा लगाओगे? और वहां पे अगर अनजान लोग भी हैं वो भी, तो भैया एक और बंदा निकल के कह रहा भाई मैं तेरे साथ हूँ, है ना, मैं अनजान होते हुए भी पैसा लगाऊंगा। वीरू आ गए, वीरू कह रहा चाय ब्रेड के साथ साथ पैसा भी मैं दूंगा। वो कह रहा भाई तू तो मेरा दोस्त है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पैसा मेरे पास अनजान लोग भी लगाए, राइट? तो अनजान लोगों का भी एंट्री हुई, भर भर के, जेब भर भर के पैसा उन्होंने
लगाना शुरू किया एक दूसरे के बिजनेस में। तो पैसा फेंकते जा रहे हैं, भैया पैसा लगाओ पैसा लगाओ पैसा लगाओ। इसी वर्ड से जब उन्होंने देखा कि भैया पैसा लगा कहाँ रहे हैं, पैसा तो बिजनेस में लगा रहे हैं ना, बिजनेस में कि हमें तो बिजनेस करना है, धंधा करना है, राइट। तो उन्होंने इस वर्ड से एक नया वर्ड निकाला, ठीक है ना। उन्होंने कहा जैसे हम बोलते हैं कम टुगेदर एंड हैव अ ब्रेड, कम टुगेदर एंड हैव अ ब्रेड, ऐसे ही आज के बाद हम बोलेंगे कम टुगेदर एंड हैव अ बिजनेस, कम टुगेदर एंड हैव अ बिजनेस। तो बात क्या शुरू हुई, बात उन्होंने दूर तक पहुंचाई और क्या बोला, भैया आज के बाद कंपनीज को एक नया नाम देंगे, कम टुगेदर एंड हैव अ बिजनेस, यानी कि आप व्यापार करें, एक साथ आए और व्यापार करें। चलन क्या था, एक साथ आए, जुड़े और ब्रेड यानी कि नाश्ता करें, खाना खाएं। कम टुगेदर एंड हैव अ ब्रेड, क्या वर्ड निकल के आ गया, कम टुगेदर एंड हैव अ बिजनेस, कम टुगेदर एंड हैव अ बिजनेस। तो उन्होंने इसी वर्ड को क्या किया, एक नए फॉर्म में उठा लिया और उन्होंने बोला आज के बाद कम टुगेदर एंड हैव अ बिजनेस को हम नाम देंगे कम, है ना, पिनीज, है ना। तो उन्होंने नाम थोड़ा इंग्लिश कर दिया, कंपनीज। तो देखो COMPANIES, राइट, कंपनीज। तो बस बीच में इस डॉट को हटा दिया, राइट, और क्या बन गया, बीच में इस डॉट को हटा क्या बन गया, कंपनीज। अब हुआ क्या, इस वर्ड को नया नाम दिया गया कंपनीज। तो शुरुआत हुई कंपनीज की, यानी लोग मिलके बिजनेस व्यापार करने लगे, तो उन्होंने कंपनीज नाम दे दिया। अब हुआ क्या, जब बहुत सारे लोग पैसा लगाने लगे, समझ रहे हो बात को, बहुत सारे लोग पैसा लगाने लगे, तो झगड़ा पता क्या हुआ, पैसे की देखरेख कौन करेगा, पैसे की गारंटी कौन लेगा, राइट। तो भैया इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ, इस तरीके से है ना, क्वीन किंग चल रहे हैं, राइट। उन्होंने देखा कि यार लोग क्या कर रहे हैं, बहुत करोड़ों करोड़ों रुपया एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं और साथ में 1000 लोग, 2000 लोग, 4000 लोग, मतलब कोई लिमिट नहीं है लोगों के मिलने की, और लोग पैसा लगा रहे हैं एक इंसान के, दे रहे हैं कि भाई तू बिजनेस कर हमारे बिहाफ पर, और जो भी तू कमाएगा ना हमें देता है साथ साथ, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट में से हिस्सा। और प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी में उसे बोला जाता है डिविडेंड। क्या बोला जाता है, डिविडेंड। याद आ गया ना, हाँ सर बिल्कुल याद आ गया। अब पैसे को मैं लगा तो दूं भाई, श्योरिटी कौन देगा, गारंटी कौन देगा। इंग्लैंड की महारानी कह रही है भाई ये बात तो बहुत जरूरी है, पैसा अगर किसी को दे रहा है तो उसकी कोई श्योरिटी तो नीचे हमारे राज्य में। तो इंग्लैंड की महारानी ने क्या किया, उन्होंने कहा देखो मैं खुद तो आऊंगी नहीं हर लोगों के पास, है ना, हर इंसान के पास जा जाके भाई मैं गारंटी दे रही हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया, शुरू में कुछ लोग रख लिए, जैसे वजीर, राजा वजीर चोर सिपाही, है ना। उन्होंने कहा भैया इनके पास जाना, ये आपका क्या करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट मेंटेन कर देंगे आपके बीच में, है ना, जो ये दिखाएंगे हाँ भाई इन लोगों ने इन लोगों को पैसा दिया है ना, और ये इस चीज की देखरेख करते हैं, प्रॉफिट बटेगा और बेईमानी ना हो। फिर उन्होंने कहा भाई क्या वजीर के पास, उनके लोगों के पास यही काम रहेगा, लोगों के एक लोगों के एग्रीमेंट बनाते रहना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एक काम करते हैं अपने राज्य में, ठीक है, जैसे महिष्मती किंगडम, है ना, बाहुबली देखिए ना, तो कहते हैं महिष्मती के कॉन्स्टिट्यूशन में, राज्य पत्र में क्या ये बातें लिखी होंगी कि नहीं होंगी कि हमें कैसे अपना राज्य चलाना है। तो उनकी रूल बुक जो होती थी, यानी अंग्रेजों की कह दो या राजा महाराजाओं की जो रूल बुक होती थी, जिनमें वो ये भी बोलते थे कि जब बाहुबली को सजा देते हैं कि भाई पुरोहित जी रूल बुक लेके आइए और देखिए राजद्रोह की क्या सजा है, तो वो बोलते हैं इस राजद्रोह की सजा है देश निकाला, बाहुबली को उनकी वाइफ के साथ राज्य से बाहर कर दिया जाए। तो कुछ रूल बुक तो होगी ना। तो उन्होंने रूल बुक में पता क्या लिखा, रूल बुक में लिखा कि अब हम एक नए तरीके से, है ना, इन चीजों को मैनेज करेंगे और इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देंगे, और वो हमारे देश की पार्लियामेंट से पास हो जाता है कि हाँ भाई अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे देश के सभी नागरिकों को मानना पड़ेगा। तो वो क्या कहलाया जाता है, एक्ट कहलाया जाता है। तो फिर उन्होंने इस रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक को अपने राज्य में, है ना, अपने सब लोगों के साथ पास कर दिया अपनी पार्लियामेंट में, और क्या बना दिया कि भैया आज के बाद हम इसे क्या नाम देंगे, कंपनीज एक्ट। क्या नाम दिया, कंपनीज एक्ट नाम दिया, ताकि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली इन मासूमों के पैसों की जो भर भर के पैसा लगा रहे हैं, ठीक है ना, भर भर के पैसा लगा रहे हैं, इनकी देखरेख की जा सके,
और उस रूल के हिसाब से अब क्या होगा, लोग कंपनी में पैसा लगाएंगे, वहां से डिविडेंड उठाएंगे और वो चाहे तो अपने पैसे को भी विड्रॉ कर सकते हैं। मैंने एक कंपनी में 10 लाख रुपए लगाए, वो कंपनी 10 लाख रुपए में प्रॉफिट कमा के मुझे डिविडेंड भी दे और मेरा जब मन करे मैं 10 लाख रुपए वापस मांगू, पैसे निकाल और वो मुझे पैसे निकाल के दे दें। आई होप बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ चुकी है, मजा ही आ गया। अब आती है मुद्दे की बात, मीनिंग एंड इट्स फीचर। ठीक है, राइट। कॉमेडी होने वाली है, बहुत जबरदस्त तरीके से कॉमेडी होने वाली है। सर कॉमेडी होने वाली है, हाँ। कंपनी एक्ट की डेफिनेशन दी किसने, कानून बनाने वालों ने। कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मतलब कंपनी जो बनाई गई है, जो बनी है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। वाह, पहले इतना पढ़े, कंपनी वो होती है जो इस एक्ट के अंदर बनी है। क्या बात है। ठीक है, जब मैंने पहली बार पढ़ा मैंने कहा कंपनी इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट, तो फिर क्यों ना पार्टनरशिप में ये लिख दिया जाए, पार्टनरशिप इज द पार्टनरशिप विच इज मेड इन पार्टनरशिप एक्ट। रसगुल्ला इज अ रसगुल्ला विच मेड बाय गुल्ला एंड ड्रॉपिंग चाशनी। तो भैया ये कोई तरीका थोड़ा, बनाने का तरीका तो बताओ यार, क्या है। कॉमेडी कर दी। फिर लोगों ने कहा भैया ठीक है, समझ गए मुन्ना, समझ गए। कंपनी का मतलब वो होता है, कंपनी मीन्स अ कंपनी जो कंपनी एक्ट के अंदर बनी है, विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन द कंपनी एक्ट। कुछ समझ में आया है ना, ये कोई डेफिनेशन हुई। फिर मुझे लगा यार कई लोग कहते हैं ना सस्ता नशा, ठीक है भाई, सस्ता नशा करके बैठा है। फिर मुझे एहसास हुआ कि पार्लियामेंट में भी कानून बनाने वाले सस्ता नशा ही करके बैठते हैं। अब क्या बना दिया ये, ऐसी बातें सस्ता नशा करने वाले बोलते हैं। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 अंडर दिस एक्ट। फिर भैया फिर रिलायंस वाले नाराज हो, रिलायंस वाले कह रहे हैं कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस 2013। ठीक है, मुकेश अंबानी कह रहे हैं पिताजी ने, धीरू भाई अंबानी ने कंपनी बनाई रिलायंस मान लो 1970 में, तो मतलब 1970 वाली कंपनी को पहले तो डिलीट करें, यानी कि डिसॉल्व करें। कंपनी एक्ट की भाषा में डिसोल्यूशन को बोलता है लिक्विडेशन। पहले तो उसे लिक्विडेट करें, खत्म कर दे सब कुछ, कैपिटल लौटा दो करोड़ों की, फिर दोबारा कैपिटल इकट्ठी करेंगे, डिबेंचर वगैरह सब वापस दे दो, फिर वापस कर। क्या चल रहा है, पागल हो रहे हो क्या। तो उन्होंने कहा अरे 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 यार सॉरी अंबानी साहब सॉरी, ठीक है ना। ऐसी टाटास ने क्या बोला, भैया हमारे पूर्वजों ने, है ना, जमशेदजी टाटा जी ने तो हमारी कंपनी टाटा लिमिटेड पता कब इनकॉर्पोरेट की थी, 1882 वाले एक्ट में इनकॉर्पोरेट की थी। तो अब तुम तो कह रहे हो उस कंपनी को क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो, ताकि कंपनी वो मानी जाएगी जो इस एक्ट के अंदर बनेगी। तो टाटा कह रहा है सारी टाटा की जितनी भी अंडरटेकिंग है 100 अंडरटेकिंग है टाटा की, है कि नहीं बात। टाटा मोटर जैगुआर ले लिया तो टाटा ने, है कि नहीं बात, राइट, क्रोम, ठीक है। इसके अलावा दुनिया भर की जो टाटा की कंपनी जिसके बारे में तुम जानते भी नहीं, इतनी सारी अंडरटेकिंग है टाटा की, सबको बंद कर दो, सबको डिसॉल्व कर दो, ठीक है। सबके डिसोल्यूशन लिक्विडेशन अकाउंट बना दो और उसके बाद फिर 2013 में नई फिर से शुरू करो, फिर से नई शुरुआत। फिर तो भड़क गए सब। अब कंपनी, है ना, अगर ऐसा लिख देगी कंपनी एक्ट के अंदर कि कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, तो भैया पुराने जो कंपनी बनाई है चली जा रही है वो तो सब बर्बाद हो जाएंगी और पूरी इकोनॉमी टाटा पे, है ना, बिरला पे, अंबानी पे टिकी है इंडियन इकोनॉमी। तो उन्होंने कहा अरे भाई सब गलती हो, अरे आप पानी वानी गुस्सा नहीं, हम कर रहे हैं जुगाड़, चिंता मत कीजिए, हम प्रबंध कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या प्रबंध किया, देखो क्या किया उन्होंने प्रबंध। उन्होंने कहा कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, सबसे मजेदार बात, अंडर एनी प्रीवियस एक्ट, यानी कि जो कंपनी इस एक्ट में बनी है 2013 के बाद जिसने जन्म लिया वो तो कंपनी होगी 2013 के हिसाब से, लेकिन जो पुराने एक्ट में ही बनी हुई है ना उसे भी हम क्या मान लेंगे, कंपनी ही मानेंगे। हम इस एक्ट में ये बात लिख देते हैं, यानी कि पुरानी कंपनीज को जो 1882 से चली आ रही है, 1913 से चली आ रही है, 1956 से चली आ रही है, उनको भी कंपनी का दर्जा ही दिया गया। इस डेफिनेशन में ये बात लिख दी। तो एनी प्रीवियस एक्ट कौन से हुए, इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, है ना, इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज एक्ट 1956,
जो इन एक्ट में भी बनी है उनको भी हम कंपनीज का ही दर्जा देंगे, राइट। एज वी शैल प्रोग्रेस अंडर दिस चैप्टर मीनिंग ऑफ द टर्म कंपनी विल बी अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स। मैंने बात धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता चला जाएगा और डिटेल में। अब भैया सस्ता नशे वाले लोगों को मैंने बोला भाई हम पे ना हो पाएगा ये, रट तो लेंगे हम एज पर सेक्शन 220 कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एक्ट अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ, है कि नहीं, रट लेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन भैया सही में है क्या कंपनी? तो फिर पता लगा हनी सिंह का गाना बजा, यो यो हनी सिंह, ठीक है, तो यो यो हनी सिंह का गाना बजा, प्रोफेसर है नहीं आए, ठीक है ना। तो मैं बात याद करने के लिए बता रहा हूं, जो हमें डेफिनेशन लिखनी है एक्चुअली में कंपनी की वो हमें यही लिखनी है और इसी के कैरेक्टरिस्टिक हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। यो यो हनी सिंह, ठीक है, तो बस एग्जाम में यो यो मत लिख के आना, क्या लिख के आना, यो यो की जगह प्रोफेसर और हनी, हनी की स्पेलिंग चेंज है नालायक को, यहाँ हनी की स्पेलिंग यहाँ है हैनी, एच ओ की जगह क्या लगा है एच ए, तो यो यो हैनी सिंह, सिंह भी मत लगाना, हैनी लिखना, याद होगी बात। तो प्रोफेसर हैनी सिंह ने क्या बोला? प्रोफेसर हैनी सिंह ने बोला कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कि कंपनी एक ऐसी एसोसिएशन है, यानी लोगों का मिलाप है, एसोसिएट होना है, जिसे इनकॉर्पोरेट किया गया, यानी जिसे बनाया गया है, जिसका जन्म है ना, आगे पढ़ेंगे चिंता मत करो अगले लेक्चर में डिटेल में, जिसका जन्म इंसानों ने नहीं दिया, जिसका जन्म इंसानों के द्वारा नहीं हुआ पर इंसानों ने उसे बनाया है लॉ के तहत। जैसे रोटी अपने आप गोल होके तवे पे नहीं लेट जाती जाके, समझ गए ना, रोटी को इंसान बेलता है और रोटी को इंसान बनाता है, समझे ना। ऐसे ही कंपनी को जन्म इंसान नहीं देता, राइट, लेकिन कंपनी को इंसान बना देता है, कैसे? थ्रू एक्ट के, यानी सेपरेट एंटिटी हम कंपनी को देंगे और उसे हम बोलेंगे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी एक ऐसा पर्सन जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, बनाया गया है, वो सांस नहीं लेता पर उसे बनाया गया है, ठीक है, इसलिए उसे क्या नाम दिया? विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि एक ऐसा पर्सन होगा जो सामने आपके खड़ा तो होगा लेकिन वो सांस नहीं ले रहा होगा, यानी कि रोबोट है ना, चिट्टी की तरह बनाया जाएगा उसे, ठीक है ना। आर्टिफिशियल पर्सन है, आप उससे बातें भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके नाम से आप राइट डीलिंग भी कर सकते हैं। यानी आपने अगर मोबाइल खरीदा है तो किसके नाम से खरीदा? मान लो मैंने सैमसंग का मोबाइल खरीदा तो मैं किसके नाम से खरीदूंगा? सैमसंग कंपनी के नाम से। रिलायंस से कोई चीज खरीदो आप रिलायंस के नाम से खरीदते हैं, मुकेश अंबानी के नाम से नहीं खरीदते। एप्पल आईफोन ले लिया तो वो स्टीव जॉब्स के नाम से नहीं आता, वो किसके नाम से आता है? एप्पल इनकॉर्पोरेशन के नाम से आता है। यानी कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, एक इंसान की तरह ही मानते हैं उसे हम, और वो क्या होता है उसके साथ ही आप डील कर सकते हैं। उसका जन्म किसने दिया? इंसानों ने ना, आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ ने बनाया है, यानी उस रोटी की तरह उसे लॉ ने उसका जन्म दिया है। जब भी मैं ऐसे करता हूं समझ जाना आर्टिफिशियल पर्सन है, इंसान ने जन्म दिया पर इंसान ने बना जरूर दिया, ठीक है ना। जिसकी सेपरेट एंटिटी होगी, सेपरेट एंटिटी यानी कि उसकी पहचान बिल्कुल सेपरेट होगी, यानी आप उसके मालिक को जानो ना जानो उस कंपनी को जरूर जानते हो। सैमसंग के मालिक का नाम बता देना, ठीक है ना, लेकिन सैमसंग को जानते हो, है कि नहीं बात, राइट। ऐसे बहुत सारी कंपनी है, तोशिबा के मालिक का नाम बता देना, लेकिन तोशिबा को आप जानते जरूर हो क्योंकि वो एक कंपनी है, ठीक है ना। तो मेन कंपनी के मालिक तो जान लिया, टाटा बिरला, है कि नहीं बात, राइट, अंबानी। लेकिन बाकी जो कंपनी जिनके साथ आप डील कर रहे हो, जिनका सामान ले रहे हो, आप उस कंपनी के नाम को जानते हो, उसके पीछे मालिक को या डायरेक्टर को नहीं जानते। अभी बात समझ में आएगी, इसलिए हम क्या बोलेंगे? सेपरेट एंटिटी, राइट, विथ परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है ना। इसको डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है अनंत काल, कंपनी अनंत काल तक चलती रहती है, अनंत काल तक चलती रहती है, यानी कि लोग आए जाएं, कंपनी जिंदा रहेगी। जमशेदजी टाटा चले गए, ठीक है ना, उनके पूर्वज पोते रतन टाटा वो भी बूढ़े हो रहे हैं, एक दिन वो भी चले जाएंगे। मुकेश अंबानी हैं, धीरू भाई अंबानी चले गए, है कि नहीं बात। तो सोचो क्या कंपनी बंद हो गई? कल को मुकेश अंबानी जाएंगे तो और शेयर होल्डर पैसा लगाते जाएंगे, कंपनी चलती जाएगी। तो इसका मतलब था परपेचुअल सक्सेशन, जब तक कंपनी की वाइंड अप की नौबत ना आ जाए। आप कोई ऐसा खतरनाक काम ना कर दो कि कंपनी बंद होने की नौबत ना आ जाए, जैसे किसका सत्यम के साथ हुआ, इतना बड़ा फ्रॉड की कंपनी बंद ही करनी पड़ी,
तब तक ऐसी नौबत ना आ जाए तो कंपनी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, उसे बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। और कंपनी के नाम से आप डील करेंगे तो उसका ठप्पा लगेगा। ठप्पा, सर ठप्पा क्या होता है? यानी कि स्टैंप, है ना, कंपनी की स्टैंप लगेगी, उस स्टैंप को बोला जाता है कॉमन सील स्टैंप। ठीक है, स्टैंप किसकी लगेगी? कंपनी की लगेगी, साथ में डायरेक्टर के साइन भी हो जाएंगे, तो उसे बोलते हैं कॉमन सील। इस डेफिनेशन ने क्या किया? सम ऑफ द मीनिंग एज वेल एज द फीचर ऑफ द कंपनी। इसी डेफिनेशन ने कंपनी का रियल मीनिंग बताया। रियल, ये कोई मीनिंग नहीं है भाई, ये सस्ता नशे वाले लोग हैं, सस्ते नशे वाले लोग हैं, ये कोई मीनिंग नहीं है। किसने मीनिंग बताया? इस डेफिनेशन ने उसका रियल मीनिंग बताया और उसके फीचर भी बताए हैं। शुरू करते हैं सर, क्या मुद्दे की बातें हैं। सबसे पहले कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, या फिर साथ साथ इसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। यानी कि ये लिखे भले ही दूर दूर हैं, लेकिन नलायकों ये है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ठीक है ना, राइट। एक कंपनी जो क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, अलग से उसका अस्तित्व है, राइट। वो सेपरेट होके भी क्या बनती है? वो सेपरेट तो है, इसलिए वो क्या बनेगी? आर्टिफिशियल पर्सन बनेगी। इसी को समझते हैं बहुत ही मजेदार तरीके से। अब देखो, आपके सामने सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। ऑल द रजनी फैंस, लाइव आपके सामने है। क्या ये फिल्म में तो रजनीकांत है, लेकिन क्या फिल्म के अकॉर्डिंगली, राइट, ये कौन है? सर फिल्म के अकॉर्डिंगली इनको हम नाम देते थे चिट्टी, यानी कि ये एक रोबोट है। ठीक है जी, रोबोट है चिट्टी। अब समझना ध्यान से, आप ये बात बिल्कुल आसानी से समझने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को, इसी से आपको बात समझ में आ जाएगी। सेपरेट लीगल एंटिटी अगर कॉन्सेप्ट करें तो सेपरेट लीगल एंटिटी, देखो तीन शब्द है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें से मैं लीगल वर्ड को हटाता हूं, क्या वर्ड लेता हूं? एक सेपरेट और एक एंटिटी। समझ रहे बात? फिलहाल हम क्या ले रहे हैं? फिलहाल हम दो बातों को ले रहे हैं। एक तो हम ले रहे हैं एंटिटी, राइट, और साथ साथ क्या वर्ड ले रहे हैं? सेपरेट। तो सेपरेट एंटिटी की अगर बात करें, यानी एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी एंटिटी या एक ऐसा अस्तित्व, वजूद है कि नहीं बात, जो बिल्कुल अलग है। जैसे तुम्हारा और मेरा, तुम्हारा, हाँ जी, तुम्हारा और मेरा वजूद अलग है या नहीं है? क्या तुम और मैं एक कहलाए जा सकते हैं? ना मुन्ना, ठीक है ना, प्यार मोहब्बत में आप कह दो तुम और मैं दो जिस्म एक जान है। लेकिन यहां पे भी हम क्या बोलते हैं? दो जिस्म, ठीक है ना, एक जान। तो अब जान तो एक कह सकते हो, लेकिन जिस्म तो कितने हैं? दो है ना। बस ये दो जिस्म ही अपने आप में क्या कहलाए जाते हैं? सेपरेट एंटिटी। ठीक है ना, क्या कहलाई जाती है? सेपरेट एंटिटी कहलाई जाती है। दो जिस्म एक जान, यानी कि सेपरेट एंटिटी, दो जिस्म सेपरेट एंटिटी है। इसका मतलब सर कंपनी का क्या है? इससे कंपनी का इससे क्या लेना देना है? कंपनी जब बनती है, समझ रहे हो ना, कंपनी जब बनती है, जैसे डेफिनेशन में लिखा, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। जैसे ही आप इस एक्ट में, प्रीवियस एक्ट में जो भी कंपनी को जन्म दे देते हैं, याद है ना, रोटी की तरह, दो जो भी कंपनी को आप जन्म दे देते हो उसकी सेपरेट एंटिटी बना देते हैं, यानी उसका अस्तित्व अलग करेंगे। क्या करेंगे? उसका अस्तित्व अलग करेंगे। लिख लेना इस वर्ड को, उसका वजूद अलग मानेंगे। जैसे तुम्हारा और मेरा वजूद बिल्कुल अलग है, हम दिखते भी अलग हैं। और कहा यह जाता है कि जो हमारे थंब इंप्रेशन होते हैं, जितने भी करोड़ लोग इस दुनिया में हैं, उन सब के थंब इंप्रेशन बिल्कुल सेपरेट होते हैं। तो वजूद ऊपर वाले ने बिल्कुल क्या बनाया है? अलग ही बनाया है। आइए बात समझ में आई होगी। तो इसे बोलते हैं सेपरेट एंटिटी। अब क्योंकि जो सेपरेट एंटिटी है, जैसे कि ये रोबोट, ये सेपरेट एंटिटी है, इसको बनाया गया है किसके द्वारा? यानी कि एक इंसानों के द्वारा बनाया गया है। जन्म दिया गया इंसानों के द्वारा बनाया गया लेबोरेटरी में। और हमारे वो लेबोरेटरी क्या है? पार्लियामेंट। तो इंसानों के द्वारा जब कंपनी को पार्लियामेंट में बनाया गया, तो इसका जन्म, यानी कि उस सेपरेट एंटिटी का, है ना, चिट्टी का, सेपरेट एंटिटी का जन्म इंसान से नहीं हुआ। इट इज नॉट अ नेचुरल बर्थ, लेकिन ये पार्लियामेंट में इसका जन्म दिया गया। इसलिए क्या वर्ड डालना जरूरी था सर? इसलिए ये वर्ड डालना बहुत जरूरी था, लीगल, जो रेड पेन से मैंने हाईलाइट किया है। राइट, समझ में आई ना बात? अब देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट बिल्कुल अलग, जिसका वजूद, अस्तित्व, है ना,
जिसका वजूद अस्तित्व सेपरेट है, ठीक है, और वो क्या है, एंटिटी, ठीक है ना, यानी कि एक अलग आइडेंटिटी है। और उसका जन्म किसने दिया है, उसका जन्म दिया है कानून ने, लीगल तरीके से उसका जन्म हुआ है, इंसान ने उसका जन्म नहीं किया, राइट। तो वो क्या है, कंपनी, कंपनी का वजूद है सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है ना। वो और उसके मेंबर्स, जैसे ये ओनर्स, ओनर्स को ना क्या बोला जाता है, आप तो महारथी हैं अकाउंट्स के, ठीक है ना। कंपनी के शेयर होल्डर को ही क्या बोला जाता है, कंपनी का मालिक बोला जाता है। बोला जाता नहीं बोला जाता, हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है हमने, कंपनी के शेयर होल्डर ही कंपनी के मालिक है। तो कंपनी है ना, जो बिजनेस है, कंपनी अलग है, उसके ओनर और उसके शेयर होल्डर बिल्कुल अलग हैं, राइट। तो ये सेपरेट वर्ड क्यों डाला गया है, यानी कि शेयर होल्डर से कंपनी क्या है, बिल्कुल अलग है, सेपरेट है, उसे एक लीगल दर्जा दिया गया। मान लो कैसे, उसे एक चिट्ठी का दर्जा दिया गया। आज के बाद आपकी कंपनी क्या बन चुकी है, रोबोट लिमिटेड या चिट्टी लिमिटेड, ठीक है। तो इस चिट्ठी को हमने क्या नाम दिया, सेपरेट लीगल एंटिटी, एक अलग से अस्तित्व होगा, एक अलग से वजूद होगा, इसलिए वो सेपरेट कहलाएगी। और उसका वजूद अस्तित्व किसने दिया, किसने जन्मा, ठीक है, उसका वजूद अस्तित्व पार्लियामेंट में कानून ने जन्मा, इंसान से बर्थ नहीं हुआ, कानून से बर्थ हुआ, इसलिए से क्या नाम दिया गया, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। सर इससे होगा क्या, इससे पता क्या होगा, अब ये बिल्कुल सेपरेट लीगल एंटिटी है। तुम 18 से ऊपर हो तो तुम अपने खुद के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, जी हां सर कर सकते हैं। तुम खुद के लिए सामान खरीद सकते हो, जी हां खरीद सकते हैं, राइट। तुम अपने खुद के लिए है ना ट्रैवलिंग कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, सर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कंपनी चिट्टी रोबोट लिमिटेड है तो कंपनी चिट्टी क्या कर सकती है, खुद के लिए डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकती है, खुद के नाम से दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, राइट। और खुद के नाम से ही अपने लिए असेट्स खरीद सकती है। समझ में आई ना बात, यानी कि आप दुनिया में यही देखते आए हैं, जब भी आपने किसी भी कंपनी से, मान लो रिलायंस से, टाटा से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, राइट, तो आपने रतन टाटा जी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, आपने टाटा लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट किया है। आपने मारुति की कार खरीदी तो आपने मारुति के ओनर, ठीक है, राइट, उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, आपने मारुति कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि नहीं बात। आपने रिलायंस के जियो का सिम लिया, ओ जियो दन दना दन, है ना, तो आपने जियो का जो सिम लिया है वो मुकेश अंबानी जी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, आपने रिलायंस से कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो ये बात तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पहले लेक्चर में ही समझ चुके थे कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन और अ कॉर्पोरेट, कि कॉन्ट्रैक्ट राइट्स और ऑब्लिगेशन इंसानों के लिए भी देता है और कॉर्पोरेट के लिए भी देता है, क्योंकि कॉर्पोरेट को क्या माना जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट को भी एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी माना जाता है, राइट। इतनी बात समझ में आती है, सब बिल्कुल समझ में आती है, टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। फिर बिल्कुल उससे लिंक करके मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इसे सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन, जुडिशियल मतलब वही जो कानून के थ्रू है ना अस्तित्व में आया है। तो दो वर्ड पे गौर देंगे, आर्टिफिशियल और पर्सन। अब ये बताओ क्या चिट्टी ह्यूमन है ना मुन्ना ना, आर्टिफिशियल पर्सन देखो दिख रहा है तुम्हारे सामने, ठीक है ना, क्या है, आर्टिफिशियल बंदा है। रोबोट को क्या बोल दिया, सर आर्टिफिशियल है, ठीक है जी बात, आर्टिफिशियल है कि नहीं है। तो आर्टिफिशियल और साथ साथ इसको क्या बोला, सर पर्सन भी है। तो चिट्टी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, यानी एक ऐसा इंसान, ठीक है, जो दिखता इंसान की तरह है, काम बिल्कुल इंसान की तरह करेगा, असेट्स खरीदेगा भी, कॉन्ट्रैक्ट करेगा भी, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब पता क्या हुआ, वो सांस नहीं ले सकता, समझ लो ना, सांस नहीं ले सकता, राइट। जैसे ही वो एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीगल सेपरेट एंटिटी, लीगल कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो सेपरेट एंटिटी में कन्वर्ट होते ही वो आर्टिफिशियल बंदे का रूप ले लेगा, राइट। और क्या कर सकता है, वो सारे काम कर सकता है जो इंसान करता है, लेकिन कुछ काम जो इंसान करते हैं अलग से वो नहीं कर सकता। या जैसे कि खाना, अब इसे खाना खिलाओगे, चिट्टी खाना थोड़ी खाता, चिट्टी को तो तार लिया और ले, शौक लगा है ना, चार्ज कर दिया। दूसरा सांस लेना, सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमन किस पे चल रहा है, ऑक्सीजन पे चल रहा है, सांस पे चल रहा है, सांस लेने हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चिट्टी सांस नहीं लेता, तो आर्टिफिशियल पर्सन खाना नहीं खाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन इंसान की तरह पानी नहीं पिएगा, आर्टिफिशियल पर्सन
ठीक है ना। आर्टिफिशियल पर्सन इंसान की तरह सांस नहीं लेगा और आर्टिफिशियल पर्सन इंसान की तरह शादी भी नहीं करेगा। चाहे चिट्टी की शादी करा दो, मिस्टर चिट्टी मिस चिट्टी, है कि नहीं बात। चिट्टी के लिए कोई चुटिया पकड़ लो आप, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, है कि नहीं बात। यानी कि इंसान के अंदर फीलिंग्स है और भगवान ने सेंसेस दिए, चिट्टी के अंदर फीलिंग नहीं होगी, राइट, और उसको सेंसेस नहीं मिले हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। समझा गई बात। यानी कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है ना। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और सेपरेट लीगल एंटिटी, अब आप समझ चुके हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट एंटिटी है, और जो सेपरेट एंटिटी अस्तित्व में आई है, जो सेपरेट एंटिटी अस्तित्व में आई है कानून के द्वारा, उसे आर्टिफिशियल ही बोला जाएगा, एज अ नेचुरल ह्यूमन नहीं बोल सकते, इसलिए इसे दूसरा नाम क्या दिया गया, आर्टिफिशियल पर्सन। आई होप बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी, राइट। तो देखते हैं सर क्यों आपने बताया, क्या कुछ ऐसे ही लिखा है, हाँ जी कुछ ऐसे ही लिखा है, देखो ना क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, सेपरेट लीगल एंटिटी दैट मीन्स लीगली सेपरेटेड फ्रॉम द मेंबर्स, यानी कि जो कंपनी है वो उसके मेंबर्स का मतलब यहां क्या है, शेयर होल्डर, वो अपने शेयर होल्डर से बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है, यानी शेयर होल्डर और कंपनी का सेपरेट अस्तित्व है, सेपरेट वजूद है कि नहीं बात। दो अलग अलग जिस्म की तरह दोनों बिल्कुल अलग अलग माने जाते हैं, चाहे शेयर होल्डर ने पैसा कैपिटल ही क्यों ना लगाई हो, ठीक है जी बात। दूसरा देखो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी कैन एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी ओनली, यानी कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, चिट्टी एक आर्टिफिशियल पर्सन है कि नहीं बात। लेकिन ये काम कैसे करेगा, नलायक कोई काम कैसे करेगा, लेकिन ये काम करेगा सर थ्रू ह्यूमंस, है ना, ह्यूमंस के द्वारा ही उसका काम चलेगा, ह्यूमंस के द्वारा ही चिट्टी काम करेगा। यानी कि जब तक जो प्रोफेसर डॉक्टर थे रजनीकांत, जब तक इसमें वो चाबी नहीं भरेंगे ना तब तक ये चलेगा नहीं, यानी जब तक चार्ज नहीं करेंगे तब तक ये चलेगा नहीं, सॉफ्टवेयर तो उसके अंदर इंस्टॉल करना ही पड़ेगा ह्यूमंस के द्वारा, ठीक है, राइट। तो यही बात तो बता रहा हूं मैं आपको। कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, बिल्कुल आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको अस्तित्व अलग दिया है, इसलिए कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी किसी के ऊपर केस भी कर सकती है, एंड बी स्यूड, और कंपनी के ऊपर भी कोई केस कर सकता है इन इट्स ओन नेम। तो कॉन्टेंट में मैंने आपको बताया था, अरबाज खान के ऊपर जो केस हुआ था वो एक्चुअली में अरबाज खान के ऊपर नहीं था, वो अरबाज खान प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर था। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, झंडू बाम कंपनी के ऊपर केस किया कि आपने हमारा ब्रांड नेम गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। इसका मतलब क्या है कि झंडू बाम लिमिटेड वर्सेस अरबाज खान प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, तो वो केस क्या बना था, कंपनी वर्सेस कंपनी, यानी कि पब्लिक कंपनी वर्सेस प्राइवेट कंपनी का वो केस बना था। बात समझ में आ गई। इसलिए लिखा है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, कंपनी किसी और के ऊपर भी केस कर सकती है, और कंपनी के ऊपर भी केस किया जा सकता है। समझ में आ गई ना बात। सर इसी को डिटेल में पढ़ते हैं, क्या बात लिखी है, देखिए ध्यान से भाई और बहनों। सेपरेट लीगल एंटिटी, चलो ऊपर देखते क्या लिखा है। वी हैव सीन द डेफिनेशन गिवन द कंपनी फ्रॉम अ लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू एंड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, बट द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टेन डिस्टिंक्टिव फीचर्स दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रियल, है ना, रियल्स का मतलब होता है एरिया, हिंदी में बोले तो क्षेत्र, है कि नहीं बात, क्षेत्र ऑफ अ कंपनी। तो इन कैरेक्टरिस्टिक से आपको एक्चुअली में कंपनी के एरिया के बारे में नॉलेज होगी, तब आप जान पाएंगे एक्चुअली कंपनी होती क्या है। तो ध्यान से देखेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी, समझ चुके हो ना, सेपरेट बहुत अच्छे से मैं आपको समझा चुका हूं, एंटिटी है। देयर आर डिस्टिंक्टिव फीचर बिटवीन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग लोगों के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फीचर होते हैं, लेकिन मोस्ट स्ट्राइकिंग जो आपका दिल और दिमाग हिला देगा ऐसा फीचर कंपनी का है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विज़ विज़ को लिखेंगे एज कंपेयर टू, विज़ का मतलब होता है एज कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप उसको देखेंगे तो अदर ऑर्गेनाइजेशन से जो उसका मेन स्ट्राइकिंग फीचर है वो है यूनिक कैरेक्टर ऑफ बीइंग सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि उसका अलग से अस्तित्व होना,
लीगल एंटिटी, उसका अलग से वजूद, है ना, उसका अलग से अस्तित्व होना, राइट। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है जी बात। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या लिखा है? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज क्रिएटेड बाय प्रोसेस अदर देन द नेचुरल बर्थ, यानी कि कानून इसका जन्म देता है, नेचुरल बर्थ नहीं होता। ये बात डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे? कंपनी लीगल या जुडिशियल, यानी कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कह दो, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कह दो, इसलिए उसकी आइडेंटिटी लीगल होती है। हम डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल डिटेल में। इट इज अ पर्सन, उसे इंसान के जैसा दर्जा दिया जाएगा। उसे मैंने कहा ना, इसे कोई बॉटल नहीं बोलेगा, इसे इंसान के जैसा दर्जा देना है, क्योंकि इसको किसके क्लोथ्स पहना दिए गए हैं, ठीक है ना, क्लोथ्ड विद द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, उसे इंसानों जैसे राइट्स दिए गए हैं। तो आज के बाद ये कंपनी, है ना, इंसानों की तरह मानी जाएगी, इसे कोई बॉटल नहीं बोलेगा, ठीक है ना, ऑन द वेरी सीरियस नोट। फर्दर द कंपनी बीइंग सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन प्रॉपर्टी, फिर से वही बात रिपीट, ऊपर वाली, अपने खुद के नाम से प्रॉपर्टी ले लो, अपना खुद का बैंक अकाउंट खोल लो, लोन ले लो, लायबिलिटी ले लो, है ना, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, वही बात रिपीट है, राइट। शेम टू शेम। अब आती है बात सर कॉमन सील, यानी कि कंपनी की स्टैम्प, कंपनी का ठप्पा, राइट। अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, ये बात समझ में आ चुकी है। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, सांस नहीं ले रही पर अस्तित्व दे दिया गया है, वजूद दे दिया गया है, ठीक है ना, राइट। इट इज नॉट बेस्टोड विद द बॉडी ऑफ नेचुरल बीइंग, यानी कि उसकी ह्यूमन बॉडी नहीं है, आर्टिफिशियल बॉडी है। देयरफॉर वो किसके थ्रू काम करेगी? वो काम तो ह्यूमन बीइंग के थ्रू ही करेगी। जो कौन है? अभी अभी हमने पढ़ा, वो ह्यूमन बीइंग कौन है? अभी ऊपर पढ़ा, डायरेक्टर के थ्रू काम करेगी। इसलिए कंपनी की खुद की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, पर वो काम कंपनी का है। ये प्रूफ कैसे होगा? ठप्पे से होगा, ठप्पे से, यानी कि कॉमन सील से, स्टैंप से। कॉमन सील मतलब कंपनी की स्टैंप से, राइट। और कंपनी की स्टैंप भी क्या मानी जाएगी? ऑफिशियल सिग्नेचर माने जाएंगे कंपनी के, यानी कंपनी के स्टैंप, कंपनी की स्टैंप इजिकल टू सिग्नेचर, है ना, कंपनी की स्टैंप इजिकल टू सिग्नेचर ऑफ कंपनी, राइट। बात डेटा घुटनों तक जा रहा है, नहीं जा रहा है सर? बिल्कुल जा रहा है। विच इज एफेक्ट बाय द ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। जो स्टैंप है वो कोई भी लगा ले, स्टैंप तो चाहे आप लगा दो, मैं लगा दूं, कंपनी का डायरेक्टर लगा दे, कोई एम्प्लॉय भी लगा दे, क्या फर्क पड़ता है? डॉक्यूमेंट्स पे लगाने। द कॉमन सील इज सील यूज बाय द कॉर्पोरेशन एज अ सिंबल ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, इसका सिंबल दिखाता है। लेकिन इसमें साथ में किसके साइन चाहिए होते हैं? साइन ऑफ डायरेक्टर भी चाहिए होते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊं क्यों। खाली इसके स्टैम्प से अगर कॉन्ट्रैक्ट होने लगे तो पता है क्या है? रिलायंस के अंबानी साहब कहां बैठे हैं? मुंबई। टाटा मुंबई, है कि नहीं बात? मैंने क्या किया? नोएडा में गया, स्टैंप वाले से बोला, भैया ये देख सिंबल रिलायंस का दिख रहा है ना, सिंबल रिलायंस का, बिल्कुल एग्जैक्टली इस सिंबल की स्टैंप बना दे, राइट। उसने बिल्कुल एग्जैक्टली सिंबल की स्टैंप बना दी, ठीक है। और मैंने वो स्टैंप धनाधन पेपर पे येलो स्टैंप बेच दी है रिलायंस की सारी प्रॉपर्टी। तो रिलायंस की सारी प्रॉपर्टी जो बेच दी वो मेरी हो जाएगी? सिर्फ स्टैंप लगाने से ही रिलायंस की सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी, है कि नहीं बात? नहीं ना। तो जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला, भाई साहब अगर स्टैंप लगानी हो, स्टैंप बनवानी, तो दुनिया में कोई भी स्टैंप बनवा लेगा, अपनी गली के बाहर स्टैंप बन जाती है, ठीक है, राइट। तो फिर खाली स्टैंप से अगर आप ऐसे काम कर दोगे तो दुनिया तो बेच देगी, है ना, फिर तो वर्ल्ड की कंपनीज बिक जाएंगी स्टैंप बनने से। उसके साथ जरूरी क्या है? उसके साथ जरूरी है सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। ये गाना बजेगा, हम रहे ना रहे, रहेंगी सदा यहां प्यार की ये दास्तां, है कि नहीं बात? जो मैंने बताया, अनंत काल तक कंपनी ने तो अमृत पी रखा है, राइट। जब तक कंपनी लिक्विडेशन की स्थिति में ना आ जाए तब तक मेंबर आते जाएंगे जाते जाएंगे, हम रहे ना रहे, रहेंगी सदा यहां कंपनी की दास्तां, ठीक है ना। मेंबर में डाई और चेंज। मैंने आज सारे शेयर बेच दिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, आईओसी के, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बेचने से कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है ना। बट कंपनी गोज ऑन जब तक कि वो वाइंड अप की नौबत ना जाए, बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, अनंत काल तक का जीवन, ठीक है। द शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज हैंड्स इनफाइनेटली बट दैट डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। समझ में ना बात? कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंस द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ अलोन कैन ब्रिंग इट्स एंड। कंपनी कानून ने बनाई है,
कानून ही उसे खत्म करेगा। और वो प्रोसेस किसमें लिखा है? कंपनी के लिक्विडेशन यानी कि कंपनी के डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में, जो आप फाइनल में जाके पढ़ेंगे। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर। मेंबर बार बार मैं तुम्हें बता रहा हूं कौन होता है। मेंबर का मतलब है यहां शेयर होल्डर। सर बात समझ में आ चुकी है। और अगली मजेदार बात, लिमिटेड लायबिलिटी जो आप पार्टनरशिप एक्ट से पढ़ते आ रहे हैं। क्या कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है? कंपनी के मेंबर्स की, सॉरी, क्या कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी, मेरी लायबिलिटी क्या अनलिमिटेड होगी? मान लो अगर कल को इंडियन ऑयल कंपनी बंद हो जाए, वाइंड अप हो जाए, लिक्विडेट हो जाए, और वहां से कॉल आए, ट्रेन हेलो, हाँ भैया बताओ, इंडियन ऑयल से बोल रहे हैं। हाँ सर बोलिए। अरे सर वो कंपनी बंद हो रही है ना, तो आपके तो 1 लाख रुपए हैं हमारे पास। मैंने कहा 1 लाख रुपए के शेयर ले रखे हैं मैंने, आपके कंपनी के क्या कर रहे हो, वापस दोगे क्या? सर वो तो गए, वो तो कंपनी बंद हो गई तो वो गए, साथ में कुछ और लॉस भी बकाया कंपनी का करोड़ों रुपए का, तो छोटा 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 कंट्रीब्यूट करेंगे, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। एक काम करो, अपना घर बेच के ना 30-40 लाख रुपए हमें ट्रांसफर कर दो, तो क्या मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए अपना घर बेच दूं? है कि नहीं बात? यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी में तो पार्टनर के घर से पैसा जाता है कि नहीं बात? बच्चों के खिलौने, टीवी, फ्रिज, छोटे की चांदी की चम्मच, बीवी के गहने, है ना, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, उनके गहने, कोई बीवी बच्ची बेच दो, है ना, उनके गहने वगैरह सब बिकेंगे और लायबिलिटी पे ऑफ होगी। लेकिन कंपनी में जितना पैसा मैंने लाख रुपए आईओसी को दे रखा है, सिर्फ वही डूबेगा। है कि नहीं बात? छोटे बालक की चम्मच चांदी की, बीवी के गहने, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप सब बचा रहेगा। इसे बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। आप अच्छे से जानते हैं, कोई ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत है नहीं। आई होप बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको आज का लेक्चर समझाया है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपको यह समझ में आनी चाहिए बात कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी क्या होती है। चलिए मैं मिलता हूं नए लेक्चर में, एक नई उम्मीद, एक नई कहानी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और दुआओं में याद रखिए।